नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष का इतिहास है वह काफ़ी लंबा रहा है। हमने हाल ही में एक लेक्चर इस पर पूरा लिया है जिसे आप करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हाल ही में क्या घटना हुआ है कि फ़िलिस्तीन में जो चरमपंथी संगठन है एक हमास, उसने इजराइल पर आक्रमण कर दिया था शनिवार के दिन को और 20 मिनट के अंदर तकरीबन 5000 रॉकेट दागे थे, जिसका भनक इजराइल तक को नहीं लग पाया। इजराइल की खुफिया एजेंसी जो ताकतवर मानी जाती है मोसाद, उस तक को पता नहीं लग पाया था। अब जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी कार्रवाई करना, सैन्य कार्रवाई शुरू किया है और हमास का जो मुख्य केंद्र है गाजा पट्टी, जो फिलिस्तीन के नियंत्रण में पड़ जाता है, फिलहाल वह जो है वो हमास के नियंत्रण में है, उग्रवादी संगठन के, जिसे आप चरमपंथी या आतंकवादी संगठन भी कह सकते हैं। तो इजराइल की सेना ने अब गाजा पट्टी पर अटैक शुरू कर दिया है। तो यह तो मुद्दा करंट का रहा, लेकिन जब हम यहाँ बातचीत शुरू करते हैं तो यह समझना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इजराइल राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, अब उसको लेकर के हम समझेंगे कि यह जो पूरा अरब का देश है और अरब देश के बीच में एक इजराइल आता है और इस इजराइल का जब निर्माण हुआ था तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस पर क्या विचार था, महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था, फिलिस्तीन को लेकर के गांधी जी का क्या तर्क था, इजराइल को लेकर के गांधी जी का क्या तर्क था, यहूदी समुदाय के प्रति उनकी संवेदना कैसी थी। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि गांधी जी के विचारों का आगे चल करके भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो इजराइल के साथ हो या फिर अरब देशों के साथ हो या फिर फिलिस्तीन के साथ हो, उसका भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। गांधी जी ने क्यों किया फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र का विरोध? तो एक बात तो यहां आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यहां पर फिलिस्तीन में जब इजराइल का निर्माण हो रहा था, फिलिस्तीन राष्ट्र के अंतर्गत, यानी कि यहूदी राष्ट्र की बात की गई है, यानी कि इजराइल की, तो यहां पर गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो यह चीज तो क्लियर हो गया। अब गांधी जी ने जब विरोध किया था, इसके पीछे की मंशा को हम डिटेल से समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन बैच जारी कर रही है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा 15 अक्टूबर 2023। इसके लिए दिनांक रखा गया है। फी केवल 25,000 है। अगर कोर्स की बात करें तो 500 से अधिक घंटे की कक्षा ले सकते हैं। 1 साल तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षा नियमित रूप से होगा। इसके अलावा इसमें नियमित क्लास टेस्ट लिया जाएगा। जिस भी विषय या सेगमेंट की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स आपको दे दिया जाएगा। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं मुद्दे की ओर। और आज का अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें है यह कि वाई गांधी अपोज्ड अ ज्यूइश नेशन स्टेट इन पैलेस्टीन। तो इसको लेकर के हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि क्या मामला है। प्रमुख बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो जैसा मैंने पहले ही कह दिया कि इजराइल और हमास का युद्ध चला रहा है और हमास जो है कहाँ का, फिलिस्तीन का एक चरमपंथी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। और इसका मोटो क्या है कि इजराइल के पास जो भी जगह पर जाता है फिलिस्तीन का, वह इससे हासिल करना चाहता है, इससे वापस लेना चाहता है। और फिलिस्तीन में देखिए, अब मैंने आपको मैप से कल बताया था कि फिलिस्तीन में 2-3 हिस्से हैं। एक तो इजराइल का हिस्सा पड़ जाता है, दूसरा वेस्ट बैंक का हिस्सा। तो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा पड़ता है वहां पर फिलिस्तीन के सरकार की जो है वहां कामकाज करती है और गाजा पट्टी का जो हिस्सा पड़ता है वहां पे हमास का नियंत्रण है। तो यहां पर जो है इजराइल ने अभी गाजा पट्टी पर अटैक करना अब शुरू किया है जवाबी कार्रवाई में। इजराइल फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संघर्ष पर महात्मा गांधी के विचार क्या रहे थे, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। महात्मा गांधी 26 नवंबर 1938 को हरिजन पत्रिका में यहूदी लेख नाम से एक लेख लिखा था इन्होंने। ठीक है, किसमें? हरिजन पत्रिका में। इसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार रखे थे। इस लेख के माध्यम से विचार किस चीज को लेकर के, कि जब वहां पर एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण कराया जा रहा था फिलिस्तीन में, तो उनके क्या विचार थे। फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी क्या कहते हैं इस हरिजन पत्रिका में, इन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जो है उसी तरह से अरबों का है जैसे कि जो ब्रिटिश है, यानी कि
इंग्लैंड है वह अंग्रेजों का है या फ्रांस जो है वह फ्रांसीसियों का है, ठीक है, या जैसे आगे बढ़ के हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वह भारतीयों का है, ठीक है। उसी प्रकार गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि फिलिस्तीन जो है वह अरबों का है, वहां पे इजराइल को नहीं बसाना चाहिए था, यहूदी धर्म के लोगों को वहां पर नहीं बसाना चाहिए था। फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के आधार के दावे को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो गांधी जी के विचार को हम देखेंगे। हमने सबसे पहले देख लिया कि गांधी जी निश्चित तौर पर इसके विरोधी थे, वह नहीं चाहते थे कि यहूदी लोगों को वहां पर, अरब के लोग जहां रहते हैं फिलिस्तीन में, वहां पर बसाया जाए, एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए। अब सबसे पहले समझते हैं कि वहां पर अरब में, फिलिस्तीन में कैसे एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण होता है। देखिए, यहूदियों का मान्यता भी इससे आकर के जुड़ता है। यहूदियों का मान्यता क्या है कि आज जहां इजराइल बसा हुआ है वह जगह वही है जहां उनके पहले पूर्वज अब्राहम और उनके वंशजों को देवताओं के द्वारा दिए जाने का वादा किया गया था। उसके अलावा यह तो हो गई एक तरह से उनकी मान्यता, यहूदियों की मान्यता। लेकिन यहां पर अगर बात करें तथ्यों की, तो बालफोर घोषणा पत्र हुआ था 1917 में। यहां पर ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को यह वादा किया था कि वे उनको एक राष्ट्रीय घर देंगे, क्योंकि देखिए यहूदी जो है दुनिया भर में प्रताड़ित किए गए। यूरोप में उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो जब यूरोप में प्रताड़ित किया जा रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां रहने के लिए जाएं। और यह जगह जो है, जो मैंने कहा कि अरब वाला, ये फिलिस्तीन वाला एरिया, इनका धार्मिक मान्यता यहां से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहूदी चाहते थे कि यही जगह उनको मिल जाए। ब्रिटिश पर यह लगातार दबाव भी था और फिर बालफोर घोषणा पर 1917 में आ गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने बात मान लिया कि ठीक है, आपको एक राष्ट्रीय घर देंगे, यानी कि एक अलग देश आपको बना करके दे देंगे। और यहूदी लोगों के फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक संबंध को इस घोषणा पत्र ने मान्यता दे दी। इसी के आधार पर फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी राज्य की नींव पड़ जाती है, जिसका नाम आज के दिन हम इजराइल जानते हैं। तो अब यह मामला इतना आपको क्लियर हो गया कि कैसे यह राष्ट्र यहां पर बनता है। अब यहां पर समझ लीजिए कि गांधी जी की आपत्ति क्या थी। आपत्ति है यह तो समझ गए, लेकिन तर्क क्या है इस आपत्ति के पीछे, इसे भी समझना जरूरी है। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर गांधी जी यहां पर कह रहे हैं कि यहूदी लोगों को फिलिस्तीन में नहीं बसाया जाना चाहिए था, तो क्या गांधी जी यहूदियों के खिलाफ थे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहूदी कौम जो है उनको दुनिया भर में काफी प्रताड़ित किया गया, खास करके यूरोप में, जर्मनी में हिटलर की कहानी आप जानते ही हैं, गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया गया था यहूदियों को। तो जिस कौम पे इतनी प्रताड़नाएं हुई, जिसके लिए जो है इतना हिंसा का सहारा लिया गया, जिसको हमको समाप्त करने के लिए, क्या गांधी जी उसके विरोधी थे? यहां समझने की बात है कि बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी हमेशा यह कहते रहे कि उनकी संवेदनाएं जो हैं, सहानुभूति, वह यहूदी धर्म के लोगों के साथ है। उन्होंने हमेशा ही इस बात का विरोध किया कि धार्मिक आधार पर यहूदियों को यूरोप में प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखेंगे गहरी सहानुभूति उन्होंने दिखाया, और धर्म के आधार पर इस तरह की चीजें की जाती रही, हमेशा उन्होंने इसका विरोध किया था। उनका यह तक कहना था, मैंने आपको बताया था कि यहूदी लेख में, हरिजन पत्रिका के माध्यम से उन्होंने लिखा था कि मेरी पूरी सहानुभूति यहूदियों के साथ है, वे ईसाई धर्म के अछूत रहे हैं। ठीक है, ईसाई धर्म के अछूत माना उन्होंने, ठीक, और इसकी तुलना उन्होंने कर दिया किससे? हिंदू धर्म से। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जिस तरह से हरिजनों को अछूत माना जाता है, उसी तरह से ईसाइयों ने यहूदियों को अछूत माना और उनके खिलाफ धार्मिक आधार पर काफी प्रताड़नाएं उनको किया। मानवता के लिए और यहूदी लोगों के लिए उत्पीड़न को रोकने के लिए जर्मनी के साथ युद्ध भी पूरी तरह से उचित होगा, ये गांधी जी कह रहे हैं। वही गांधी जी जो सत्य और अहिंसा की बात करते रहे, वही गांधी जी कह रहे हैं कि यदि जर्मनी के खिलाफ हिंसा का सहारा भी लेना पड़ा, युद्ध भी करना पड़ा, तो वह भी उचित होगा। लेकिन उन्होंने इसका वाजिब तर्क दिया, और तर्क क्या था कि यह मानवता के लिए यह युद्ध होगा, और यहूदी लोगों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है यूरोप में, खास करके जर्मनी के द्वारा, उसको रोकने के लिए यह युद्ध होगा। गांधी वैसे भी हमेशा कहा करते थे कि भगवत गीता का उनके जीवन पर काफी प्रभाव रहा है। तो यहां पर देखेंगे भगवत गीता के कॉन्सेप्ट को समझिए। भगवत गीता में भी यही था कि कृष्ण ने युद्ध कराया, लेकिन युद्ध किस चीज
चीज के लिए था? अधर्म को रोकने के लिए और धर्म की जो है प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो काम किया गया था। भगवद गीता का, महाभारत का जो युद्ध था, गांधी जी ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां ले रहे हैं। वह अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन यह हिंसा की बात वो कर रहे हैं, वह युद्ध की बात कर रहे हैं बुद्ध छोड़ करके, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि यहूदी लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिए और मानवता की रक्षा करने के लिए, उसे बचाने के लिए यदि जर्मनी के खिलाफ युद्ध भी करना पड़ा तो यह भी जायज होगा। मतलब इस लेवल तक अपने सिद्धांत को तोड़ते हुए, अहिंसा के सिद्धांत को तोड़ते हुए वह यहूदी लोगों के समर्थन में उतरते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि गांधी यहूदी के समर्थक थे, यहूदी पर जो उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ थे। फिर क्यों गांधी ने यह कहा कि इजराइल को उस जगह पर, फिलिस्तीन में नहीं नींव वहां पर पड़ना चाहिए था, वहां नहीं बसाना चाहिए था यहूदियों का? इसको लेकर के हम समझ लेते हैं। देखिए, फिलिस्तीन में यहूदी राज्य का समर्थन उन्होंने नहीं किया। अब इसके पीछे के कारण को समझ लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों का बसाना एक धार्मिक कृत्य के समान है। अब धार्मिक कृत्य के समान है कहने का तात्पर्य यह है कि आप दुनिया भर से जहां जहां यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि धर्म के आधार पे आपने चयन किया और फिर उसे आप एक जगह ला करके बसा रहे हैं। और यहूदी धर्म के लोगों का पुराना मान्यता फिलिस्तीन से और खास करके ये जो जेरूशलम का शहर है वहां से जुड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि एक तो धार्मिक आधार पे आप कर रहे हैं, दूसरा बल प्रयोग करके कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी लोगों का, वहां के अरब के लोगों का रजामंदी नहीं था इस चीज के लिए। वो कभी नहीं तैयार हुए कि यहां पर यहूदियों को बसाया जाए। ठीक है, तो बल प्रयोग कहा उन्होंने कि बल प्रयोग के द्वारा कह रहे हैं, सहमति नहीं है फिलिस्तीनियों का, इसीलिए उन्होंने इस चीज का विरोध किया। अरबों की सद्भावना से ही यहूदियों को यहां लाया जा सकता है। देखिए, गांधी जी हमेशा हृदय परिवर्तन पर बल देते थे। जब जैसे मैंने हरिजन पत्रिका की बात की, तो हरिजन पत्रिका में दलित उत्थान को लेकर के जब उन्होंने बात किया, या आप जानते हैं अंबेडकर के साथ दलित उत्थान का उनका जो विवाद रहा, उस पर भी गांधी हमेशा कहते रहे कि कानून के माध्यम से ये नहीं होगा, समाज में तथाकथित जो उच्च वर्ग जिन्हें माना गया है उनका हृदय परिवर्तन करके ही दलितों के अधिकार को दिया जा सकता है। जबकि अंबेडकर कहते थे हृदय परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं होगी, कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक दलितों को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। और यही दोनों के महापुरुषों के मतभेद का एक कारण भी था। गांधी यहां भी वही बात कह रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बल प्रयोग द्वारा धर्म के आधार पर फिलिस्तीन में यहूदी धर्म के लोगों को बसा दिया जाए, लेकिन क्या यह संभव है? यह संघर्ष लंबे समय तक दोनों धार्मिक गुटों में चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि यह बल प्रयोग के द्वारा इसकी नींव ही रखी गई है। अच्छा देखिए, गांधी गलत भी नहीं थे। इतने वक्त बीत गए लेकिन आज भी फिलिस्तीन और इजराइल में धर्म के आधार पर ही युद्ध लगातार चलता रहा है, जिसका अभी ताजा प्रमाण जो है वह हमास और इजराइल का संघर्ष के रूप में देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि अरबों पर जो आप अपनी बात को थोप रहे हैं यह गलत है और अमानवीय है। अमानवीय इन्होंने दोनों ही संदर्भ में कहा, यहूदियों के दृष्टिकोण से भी कहा और अरबों को, फिलिस्तीनियों के भी दृष्टिकोण से इन्होंने इस बात को कहा। इन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पहले से ही अरब फिलिस्तीनियों का घर है और ब्रिटेन की मदद से वहां पर यहूदियों को यदि आप बसाते हैं तो वह मौलिक रूप से हिंसक होगा, क्योंकि आप इनकी सहमति लिए बिना किसी दूसरे के घर में किसी दूसरे धर्म के लोगों को बलपूर्वक बसा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह हिंसक घटना हो जाएगी। और गांधी जी यहां हिंसा का साथ नहीं देते हैं। फिलिस्तीनियों को यहूदियों के राष्ट्र के रूप में घोषित करना मानवता के खिलाफ अपराध है, क्योंकि उन्होंने शुरू में कहा कि यह अरबों का है, यहां पर नहीं बसाना चाहिए था यहूदियों को। जैसे संसार में अन्य सभी लोग, गांधी जी ने कहा कि देखिए, जो लोग जहां जन्म लेते हैं, जहां रोजी रोटी कमाते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, वे लोग उसी जगह को अपना घर मानते हैं। तो यहूदी भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए, निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यह तय किया गया कि जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए एक नवराष्ट्र बना दिया गया, पाकिस्तान। लेकिन भारत के ने ऐसा नहीं कहा, ये पाकिस्तान ने कहा, उसने इस्लामिक राष्ट्र बना लिया। लेकिन भारत के राजनेताओं ने ऐसा नहीं कहा, वो कहे कि जिनको भी भारत में रहना है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हैं, वो भारत में राजी खुशी होकर के रह सकते हैं। अब यहां पर मान लीजिए एक नवराष्ट्र इस्लाम बन जाता है पाकिस्तान, लेकिन इसके अलावा भी भारत में मुसलमान तो हैं। तो जो मुसलमान भारत में हैं, यहाँ कमा खटा रहे हैं, उनका घर परिवार यहीं है, वंशज इनके रहे हैं,
भले ही वो इस्लाम से संबंधित हैं, इस्लाम के आधार पे एक राष्ट्र बना, लेकिन वे मुसलमान भारतीय ही हैं। वे अपने आप को भारत का ही हिस्सा मानते हैं, वे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। गांधी जी यही कॉन्सेप्ट यहां कह रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर दुनिया भर के यहूदियों को इकट्ठा करके आप एक नव राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? इससे विवाद ही बढ़ेगा, दो धार्मिक गुटों के बीच टकराहट बढ़ेगी। इससे बेहतर तो यह होना चाहिए कि यहूदी जिस जिस देश में हैं, जहां जहां भी हैं, वो उस जगह पर वो जन्म लिए हैं, वहां पर वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उसी देश को अपना देश मान ले। उन्हें अलग देश धर्म के आधार पर देने की क्या आवश्यकता है? गांधी जी का अपना यह लॉजिक अपने जगह पर पूरी तरह से वाजिब था। इजराइल पर महात्मा गांधी के विचारों का भारत के विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, अब हमारे लिए समझना यह जरूरी होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि गांधी जी ने विरोध किया, तो विरोध के पक्ष में उनके तर्क क्या थे। देखिए, गांधी जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी राजनीति भी आदर्शवादी राजनीति थी। इसीलिए उनका जब भी देखेंगे आप, वह मानवता के तरफ झुके हुए नजर आएंगे, मानव अधिकार की बात करते हुए नजर आएंगे, अहिंसा की बात करते हुए, सत्य की बात करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर गांधी जी का यही विचार था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी एक बार आयर पढ़ाते हुए आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वह दो तरीकों से चलता है। एक फॉर्मूला चलता है वह आदर्शवादी होता है, और दूसरा फॉर्मूला चलता है वह यथार्थवादी होता है। और भारत जो है ये दोनों ही फॉर्मूलों के साथ चलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताता हूं, भारत का क्या फलस्तीन से संबंध खराब है? नहीं, भारत फलस्तीन के साथ भी संबंध बेहतर रखे हुए है। लेकिन जब आदर्शवादी रवैया अपनाना होता है तो भारत फलस्तीन की तरफ मूव करता है। यानी कि मानवाधिकार की जब बात आती है, पीड़ितों की रक्षा करने की बात आती है, सहायता करने की बात आती है, तो भारत फलस्तीन के पक्ष में खड़ा हो जाता है। और जब यथार्थवाद की बात आती है तो भारत यथार्थवादी रवैया अपनाता है और अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। भारत राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए इजराइल के साथ संबंध बेहतर कर लेता है। यानी कि दोनों को बैलेंस करके भारत चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर मैं कहूं कि महात्मा गांधी आदर्शवादी व्यक्ति थे, वो उसी के साथ खड़े होते जो सत्य अहिंसा के साथ लगता, जो पीड़ित शोषित लगता, गांधी वहीं आपको खड़े मिलते। तो यहां पर अब इसी चीज को समझना है कि गांधी का यह विचार था, इजराइल और यहूदियों का खुले तौर पे उन्होंने इस आधार पे विरोध किया कि धार्मिक आधार पर आप हुए बसा रहे हैं, जबकि वे यहूदी के प्रताड़ना को लेकर के संवेदना हमेशा जाहिर करते रहे, ठीक है। लेकिन क्या इसके आधार पर भारत और इजराइल के संबंध पर कोई असर पड़ा है? उसकी पड़ताल कर लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 181 के खिलाफ मतदान किया था। देखिए, असर पड़ा तो जाहिर सी बात है, निश्चित असर पड़ा, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे गांधीवादी विचारों से काफी प्रभावित थे। तो शुरुआती दिनों में इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर, भारत की विदेश नीति पर काफी पड़ता है, गांधी जी के इन विचारों का प्रभाव, ठीक है। उस वक्त क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आया था, जिस प्रस्ताव का नाम था प्रस्ताव 181। इसके खिलाफ भारत ने मतदान किया था। अब इस प्रस्ताव में क्या बात की गई थी? इस प्रस्ताव में कहा गया था कि फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के बीच विभाजित कर दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि 1917 में अंग्रेज ने किया था कि हम आपको एक नया राष्ट्र देंगे, एक जगह देंगे जो आपका राष्ट्रीय घर होगा, यहूदियों को वादा किया था। तो यहाँ पर जब प्रस्ताव आया था तो भारत ने इसका विरोध किया था कि नहीं, फिलिस्तीन को अरबों में और यहूदियों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। फिलिस्तीन जो है वो अरबों का है, फिलिस्तीनी अरबों का है और उन्हीं का घर होना चाहिए। तो यहाँ पर भारत उस वक्त विरोध करता है। हालांकि वर्ष 1950 में इजराइल राज्य को भारत मान्यता भी दे देता है और उस वक्त भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत इस वक्त जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 181 का जब वहां पर उसके विपक्ष में वोट करता है, तब भारत आदर्शवादी रणनीति को अपनाता है। लेकिन 1950 में इजराइल राज्य की जब बात हुई थी, गठन हो गया 1948 में इजराइल का। आज जिस इजराइल को आप देख रहे हैं वह 1948 में उसका गठन हुआ। अब यहां पर भारत ने देखा कि दुनिया भर में उसको मान्यता दी जा रही है, उस क्षेत्र से संबंध रखना बेहतर होगा, तो भारत ने तुरंत यथार्थवादी नीति अपनाया और इजराइल को राज्य के रूप में मान्यता दे दिया। एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत मान लिया, ठीक है। हालांकि इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव
के समय तक यानी कि 1992 तक आधिकारिक राजनयिक संबंध जो है वह इजराइल के साथ भारत का स्थापित नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है भारत ने प्रैग्मेटिक कह सकते हैं कि वे जरूर अपनाया फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन गांधीवादी विचारों का प्रभाव जो है भारत और इजराइल के संबंध पे लगातार पड़ता रहा है। आज की क्या स्थिति है इस चीज को भी समझ लेना जरूरी हो जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर आज भी आप कहेंगे क्या भारत जो है गांधी जी के विचार से हट गया है? भारत का आज का विदेश नीति फिलिस्तीन और इजराइल के संबंध को लेकर के बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज भी भारत गांधी जी के उन विचारों के साथ खड़ा हुआ है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कुछ ही समय पहले भारत आए थे और भारत ने उनके साथ मोदी जी की मीटिंग हुई थी और भारत ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा करने की बात हमेशा करते हैं, फिलिस्तीन के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है और हम उनके अधिकारों के लिए हमेशा भारत के लोग खड़े रहेंगे। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो जाहिर सी बात है वही बात तो कही जा रही है जो गांधी जी कहते। अब इजराइल की बात आती है तो भारत सरकार अभी जब वहां पर इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र पे हमास के द्वारा जो है अटैक किया गया है तो वहां के जो राष्ट्र प्रमुख हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात किया, वहां की स्थिति से अवगत कराया और प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया था जब भी अटैक हुआ था वहां पर, तभी कि हम जो है इजराइल लोगों के साथ खड़े हुए हैं, भारत की संवेदना इजराइल के साथ है और हर संभव मदद करने की बात भी कही गई। और आज के दिन में आप जानते हैं कि भारत और इजराइल का संबंध जो है काफी गहरा हो चुका है और कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कि पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात जो हम करते हैं तो भारत और इजराइल का संबंध इस लेवल तक पहुंच गया है। तो दोनों ही रास्ता हम अपना रहे हैं और भारत अगर यहां पर कहेंगे आप कि फिर आगे की राह क्या है, भारत आगे क्या सोचता है इस स्थिति को लेकर के, तो भारत जो है टू स्टेट थ्योरी को लेकर के बात करता है। भारत कहता है कि आप जो है 1967 से पहले की स्थिति यहां पर बना दीजिए। 1967 का संघर्ष हुआ था वहां पर फिलिस्तीन में इजराइल और कई अरब देशों के साथ। इस संघर्ष के बाद क्या हुआ, यहां पर कई क्षेत्रों पर इजराइल ने फिर से कब्जा कर लिया था जो कि फिलिस्तीन का क्षेत्र था। तो भारत कहता है कि इससे पूर्व की स्थिति आप बना लीजिए, आप एक राष्ट्र इजराइल को मान्यता दे दीजिए और दूसरे राष्ट्र फिलिस्तीन को मान्यता दे दीजिए और फिलिस्तीन के हिस्से में जो कि वेस्ट बैंक का हिस्सा है, गाजा पट्टी का हिस्सा है वह और यरूशलेम का जो पूर्वी हिस्सा है वो फिलिस्तीन को दे दिया जाए, बाकी हिस्सा जो है इजराइल को दे दिया जाए। तो भारत जो है यहां पर आप समझ लीजिए टू स्टेट थ्योरी को लेकर के बात करता है, दो अलग अलग राष्ट्र को लेकर के आगे चलता है। भारत का यहां पर यही विचार है। ठीक है, इस मुद्दा को हम पूरी डिटेल तरह समझ चुके हैं। अब यहां पर इसी टॉपिक पर आधारित एक संभावित प्रश्न है जो प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न है इजराइल से भारत के आधिकारिक राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? 4 विकल्प दिया गया है, वर्ष 1949 में, वर्ष 1947, वर्ष 1992 और वर्ष 1950। इस 4 विकल्प में से जो भी आपको सही लगे, हमने इस लेक्चर में इसका चर्चा किया है, जो भी आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।